ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मातृभूमि देख रहे हैं आप। शुरू करते हैं हम वो शो जो आपको दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट कराता है और एक भी खबर ना छूटने की हम गारंटी देते हैं। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर इस वक्त देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। कौन सी खबरें हैं, एक एक करके आपको बता देते हैं। पहली खबर उस बड़े खुलासे से जुड़ी है जो ये बताती है कि पुलिस को सोनम का सारा राज उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने ही बताया था, जिसके बाद सोनम की गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है। दूसरी खबर, राजा रघुवंशी की हत्या के बाद एक और चौंकाने वाला सच सामने आया, क्योंकि यह पता चला कि राजा को मारने के बाद सोनम इंदौर लौट कर आई और राज कुशवाहा के साथ बाकायदा रही थी। तीसरी खबर एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर शादी से पहले सोनम ने अपनी मां से क्यों कहा था कि अगर उसकी शादी हुई तो राजा का अंजाम बुरा होगा। और चौथी खबर सोनम की उस कुंडली से निकलकर सामने आती है जिसमें लिखा है कि वो राजा की हत्या कर सकती है। ये वो 4 खबरें हैं जिन पर विस्तार से बात होगी। एक एक कर इन खबरों का हम रुख करेंगे। राजा और सोनम की शादी से पहले ही राजा के मर्डर का प्लान, शादी के पहले ही सोनम की विधवा बनने की इच्छा और फिर सोनम का सरेंडर। इस कहानी की शुरुआत एक सुनहरे हनीमून से हुई, लेकिन कहानी खत्म खून पर जाकर हुई। साजिश और विश्वासघात के साथ इस कहानी का अंत हुआ। शादी के साथ जिस रिश्ते की शुरुआत हुई वो महज 7 दिन के भीतर खूनी प्लान में तब्दील हो गया। राजा रघुवंशी ने शादी से पहले ये नहीं जानकारी थी उसे कि ये शादी उसके लिए मौत बनकर आ रही है, लेकिन सोनम की मां को ये सच पता था। इसीलिए इस कहानी में जितना कुछ पर्दे के सामने है उससे कहीं ज्यादा अभी पर्दे के पीछे सच छिपा है। जितना दृश्यम है उससे कहीं ज्यादा अदृश्यम है। पर्दे के पीछे के इसी सच को हम लगातार आपके सामने ला रहे हैं। अब तक जो जांच में सामने आया है उसमें राजा रघुवंशी का कत्ल उसकी पत्नी सोनम के इशारे पर किया गया। पुलिस को अब सोनम को लेकर मेघालय पुलिस निकल गई है और सोनम से पूछताछ मेघालय पहुंचकर ही की जाएगी। साथ ही बाकी आरोपियों को भी मेघालय ले जाने की तैयारी है। हालांकि राज को उसकी मां और बहन बेकसूर बता रही हैं, जबकि राजा की मां और भाई सोनम को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच आगे बढ़ेंगे। राजा रघुवंशी मर्डर केस में लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। सोनम को पटना से शिलांग लेकर जाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मैं आपको बता रही हूं। पटना से शिलांग के लिए रवाना हुई सोनम रघुवंशी। मेघालय पुलिस के साथ शिलांग के लिए रवाना हो गई है सोनम। पुलिस को सोनम की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिली थी कल, और उसी के बाद मेघालय पुलिस जो है वो सोनम को अब शिलांग लेकर जा रही है। पहले पटना लेकर पहुंची, पटना से अब फ्लाइट के जरिए आगे का सफर। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं और इसमें सोनम नजर आ रही है काले कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ, चेहरे पर मास्क भी नजर आ रहा है। यही सोनम है जिसे मेघालय पुलिस अब मेघालय लेकर जा रही है। पति की हत्या के बाद से लगातार लापता सोनम, और फिर अचानक से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम पहुंचती है। ढाबे मालिक के फोन से अपने परिवार से संपर्क करती है, अपनी जगह बताती है कि वो कहां पर मौजूद है, और उसके बाद परिवार की तरफ से पुलिस से संपर्क किया जाता है और फिर पहले यूपी पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेती है और बाद में मेघालय पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर ट्रांजिट रिमांड लेकर अब मेघालय की तरफ रवाना हो गई है। तो सोनम ने मर्डर किया तो फिर उसने सरेंडर क्यों किया, यह भी तो सवाल है। इस राज का पर्दाफाश अब हम करने जा रहे हैं। दरअसल शिलांग पुलिस को सोनम के कॉल डिटेल्स की जांच के दौरान राज कुशवाहा पर शक हुआ। कॉल डिटेल से राज कुशवाहा तक मेघालय पुलिस पहुंची और 8 जून को पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया। इधर गाजीपुर सोनम के मिलने के बाद पुलिस ने राज से बात कराई। पुलिस ने राज और सोनम की वीडियो कॉल पर बात कराई। तब पुलिस ने सोनम से कहा, राज ने हमें सब कुछ बता दिया है। यहीं पर आकर सोनम फंस गई। उसे लगा कि राज ने तो उसे फंसा दिया। इसके बाद सोनम ने सारी सच्चाई खुद पुलिस के सामने उगल दी है। तो बाकी आरोपियों का 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस को मिल गया है। बाकी आरोपियों को लेकर भी मेघालय पुलिस मेघालय जाएगी। फिलहाल सोनम को लेकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मेघालय के लिए पुलिस निकल गई है। 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड सोनम का पुलिस को मिला है।
तो अब एक और बड़ा सवाल अभी तक जो अनसुलझा है कि राजा को मारने के बाद सोनम ने क्या किया। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कई कड़ियों को जोड़ा और फिर यह पता चला सोनम राजा की हत्या करने के बाद तीनों आरोपियों से क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर मिली और उन्हें पेमेंट किया, पैसे दिए उन्हें। यहां से 25 मई को सोनम शिलोंग से इंदौर पहुंच गई। सोचिए, इंदौर आ गई थी सोनम 25 मई को ही। सोनम इंदौर में अपने प्रेमी राज से मिली और उसके साथ इंदौर में एक किराए के घर में रुकी। इंदौर से फिर सोनम उत्तर प्रदेश के लिए निकल गई। एक ड्राइवर ने सोनम को वाराणसी में छोड़ा। वाराणसी होते हुए गाजीपुर सोनम पहुंची और सोनम को फिर गाजीपुर में पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। तो शिलोंग से सोनम गाजीपुर नहीं पहुंची थी, बल्कि सोनम शिलोंग से वापस इंदौर आ गई थी। इंदौर से फिर सोनम उत्तर प्रदेश गई, उत्तर प्रदेश की वाराणसी, वाराणसी से गाजीपुर। यह था सोनम का पूरा रूट जो अब सामने आ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस सोनम तक कैसे पहुंची और हत्या के बाद क्या क्या किया, विस्तार से जानिए। आरोपियों ने मर्डर में इस्तेमाल हथियार जो है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से लिया था। अब ये खबर सामने आ रही है। हत्या के बाद सोनम ने राजा के अकाउंट से पोस्ट भी किया था। वहीं हनीमून के दौरान सोनम ने कई फोटो अपलोड नहीं किए। इसी आधार पर 3 और 4 जून को पुलिस को सोनम पर शक हुआ। पुलिस को हत्या वाली जगह से आरोपी आकाश की एक जैकेट मिली और साथ ही सोनम का रेनकोट बरामद हुआ। राजा के मोबाइल की स्क्रीन मिली। सोनम ने आकाश को अपना रेनकोट दरअसल दिया था, लेकिन रेनकोट पर क्योंकि खून के धब्बे लग गए थे, इसीलिए उसे आकाश ने वहीं फेंक दिया। इसके बाद गिरफ्तारी के वक्त आनंद ने वारदात वाले कपड़े भी पहने हुए थे। आरोपी विशाल ने राजा पर पहला वार किया था। अब ये सारी कड़ियां एक एक कर जुड़ रही हैं। 7 जून को मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून चलाया और फिर 8 जून को मेघालय पुलिस मध्य प्रदेश पहुंच गई थी और मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद ये गिरफ्तारियां और फिर तो पूरा का पूरा मामला सुलझ गया। जो सवाल मन में थे कि आखिर सोनम का क्या हुआ, सोनम कहां गई, राजा को किसने मारा, राजा के साथ क्या हुआ, एक एक कर हर सवाल का जवाब मिलता चला गया। ये जो राजा हत्याकांड है, इसमें पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस का एक्शन जारी है। इंदौर में आरोपी विशाल के घर की भी तलाशी ली गई है। वारदात के दिन विशाल ने जो कपड़े पहने हुए थे, पुलिस ने वो बरामद कर लिए हैं। शिलोंग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच की ये संयुक्त कार्रवाई है। विशाल ने राजा की हत्या की बात कबूल कर ली है। पुलिस की तरफ से यह भी बताया जा रहा है विशाल के मोबाइल को तलाश किया जा रहा है। ये पुलिस ने जानकारियां साझा की हैं। तो जिस दिन वारदात को अंजाम दिया था, उस दिन विशाल ने जो कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े विशाल के घर से ही पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। शिलोंग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच की ये संयुक्त कार्रवाई। और पुलिस ये भी बता रही है कि विशाल ने राजा की हत्या की बात कबूल ली है। विशाल की पुरानी दोस्ती राज कुशवाहा से, राज कुशवाहा की बहन विशाल को भी अपना भाई मानती है, विशाल को भी राखी बांधती है और विशाल उन 3 हत्यारों में शामिल है जिनके जरिए सोनम और राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। अब तो खुद विशाल ने राजा की हत्या की बात कबूल ली है। पुलिस ये कह रही है, सुनिए। आरोपी ने जो घटना दिनांक को जो कपड़े पहने हुए थे शिलोंग में, वो कपड़े जब्त किए हैं पुलिस ने यहाँ से। अभी विशाल के पास ने जो बताया उसके आधार पे हम सर्च कर रहे हैं। अंदर क्या जब्त हुए कपड़े जब्त हुए हैं। ये सोनम ने एक्सेप्ट किया है और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हत्या में शामिल थे। इन लोगों ने तो किया है कि इन्होंने ही हत्या की है। मोबाइल वगैरह में कुछ मिला इनके? इनका जो वही मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं। अभी मोबाइल जो यूज कर रहा था वही सर्च कर रहा है। तो आरोपी विशाल का मोबाइल अभी ढूंढा जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। इस बीच इंदौर में कई जगह पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। आरोपियों को साथ लेकर सुराग तलाश रही है पुलिस। जहां आरोपियों ने योजना बनाई थी, वहां भी पुलिस की टीम पहुंची। शिलोंग पुलिस के साथ हर जगह मौजूद है इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम, क्योंकि ये संयुक्त ऑपरेशन है जो मध्य प्रदेश में मेघालय पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच चला रही है। इसीलिए जो मेघालय पुलिस है, इंदौर क्राइम ब्रांच की वो मदद ले रही है और हर जगह जहां इंदौर में एक्शन में है पुलिस, वहां पर संयुक्त टीम ही पहुंच रही है।
वो जगह जहां पर बाकायदा ये लोग मिले थे और इन्होंने इस हत्याकांड की प्लानिंग की थी, वहां पर भी पुलिस की टीम पहुंची है। आपको दिखा देते हैं इसी से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी, लेकिन जिस दिन दोनों की शादी तय हुई थी उसी दिन सोनम ने राजा रघुवंशी को मारने का प्लान बना लिया था। सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या का प्लान बनाया। 50,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी गई। हत्या के लिए पैसे भी सोनम ने ही दिए थे और फिर शादी के 5 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी को मारने की योजना को अंजाम देना शुरू किया। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन राज और उसके रिश्ते के बारे में बता भी नहीं पा रही थी। ऐसे में राज ने ही सोनम को समझाया कि सोनम शादी कर ले, बाद में हम राजा को रास्ते से हटा देंगे। राजा को मारने के लिए सोनम तैयार नहीं हो रही थी। उसे डर था कि दोनों फंस सकते हैं। इस पर राज ने ही उससे कहा कि तुम जब विधवा हो जाओगी तो आसानी से मुझसे शादी हो जाएगी। राज कुशवाहा ने सोनम से कहा, हम दोनों मिलकर राजा को खत्म कर देंगे और लूट की कहानी बनाएंगे, जिससे लोगों को तुम पर शक नहीं होगा। राजा की मौत के बाद जब तुम विधवा हो जाओगी तब तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए मना भी नहीं करेंगे। शादी के 5 दिन बाद यानी कि 16 मई को सोनम और राज ने राजा को मारने का प्लान बनाया और राजा ने ये सोनम को पूरा भरोसा दिला दिया था कि जब सोनम विधवा हो जाएगी तो उसके परिवार वाले उससे यानी कि राज से उसकी शादी के लिए मना भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह राजा की हत्या का प्लान बनाकर सोनम उसको हनीमून पर लेकर शिलांग गई। लेकिन अब समस्या थी कि राजा को कैसे मारा जाए। इसकी प्लानिंग भी सोनम ने ही बनाई। राजा की हत्या जिस कुल्हाड़ी से की गई वो गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी। हत्या के लिए पैसे सोनम ने ही दिए। आरोपी घटना से ठीक पहले सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। सोनम ही उन्हें लोकेशन भेज रही थी। राजा को मारने के लिए जो हथियार मंगाया गया वो ऑनलाइन मंगवाया गया था। हथियार कितना बड़ा होगा और कितना धारदार होगा ये सब सोनम ने ही तय किया था। सोनम ने इस हथियार को अपने बैग में छिपा लिया था और जब राजा और सोनम घूमने के लिए बाहर गए तो सोनम अपने साथ इस हथियार को भी ले गई। अब तक सोनम एकदम सटीक प्लानिंग से काम कर रही थी। वो राजा को सुनसान पहाड़ी पर लेकर गई। आरोपियों ने जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने से मना कर दिया तो सोनम ने कहा कि 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मारना पड़ेगा। उसी समय राजा के पर्स से निकालकर सोनम ने आरोपियों को 20,000 रुपए भी दिए। राजा की हत्या 23 मई को कर दी गई। उसी शाम सोनम शिलांग से गुवाहाटी पहुंची। वहां से ट्रेन पकड़ी और वाराणसी होते हुए गाजीपुर निकल गई। इस दौरान अपने मोबाइल फोन तोड़ दिए ताकि पुलिस ट्रेस न कर सके। देखिए, ये जो कहानी है इसमें 2 किरदारों के जो नाम हैं वो मिलते जुलते हैं, राजा और राज, और दोनों के केंद्र में एक सोनम। सोनम का एक पति है, दूसरा प्रेमी है, लेकिन इन किरदारों का अदृश्यम ये है दोनों की डोर सोनम के हाथ में थी। एक की मौत हो गई, उसे सोनम नहीं मिली। दूसरा अब कानून की शिकंजे में और उसे भी सोनम नहीं मिली। मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। राज कुशवाहा जो साल के सबसे सनसनीखेज मर्डर का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका परिवार बेगुनाही के आंसू रो रहा है। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, नहीं कर सकता मेरा भैया, ऐसा कभी नहीं कर सकता।
सोनम के घर से महज 4 किलोमीटर दूर नंदबाग इलाके में राज कुशवाहा अपनी मां और 2 बहनों के साथ इसी एक कमरे के घर में रहता है। कल सुबह जब इस हत्याकांड का राज खुला तब से राज का फोन बंद था। मीडिया राज के घर पहुंची तो उसकी मां ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरत में डाल दिया। राज सोनम को दीदी बुलाता था। दीदी बोलता था भैया, दीदी बोलता था, हमेशा दीदी करके बात करता था। बहुत छोटा था राज, मेरा 20 साल का है भैया। 20 साल का राज सोनम से 5 साल छोटा था। सोनम और उसके भाई गोविंद की फैक्ट्री में पिछले 2 साल से काम करता था। तो क्या जमाने के सामने दीदी बोलने वाला राज सोनम के साथ छुप छुप कर प्यार करता था? क्या सोनम ने राज को बता रखा था कि किसी को शक ना हो इसलिए दीदी बोलना? क्या दुनिया के सामने भाई बहन का रिश्ता और पर्दे के पीछे आशिकी का खेल चल रहा था? सिर्फ काम की बातें, जब भी सुना 2 मिनट फोन आता था, गाड़ी भरवानी है, काम करना है, बिल बनाना है, बस इतनी बात होती थी। उसके अलावा तो कभी उनको बातचीत करते हुए नहीं देखा। दीदी बोलता था? हाँ, दीदी बोलता था कि दीदी का फोन आया है। आज कल न्यूज़ में देखा है हम लोगों ने ऐसा। मैं वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। पेशे से अकाउंटेंट राज कुशवाहा ने मर्डर का हिसाब भी किया हुआ था। राज ने सोनम को कभी अपने घर वालों से नहीं मिलवाया था। घर वाले सोनम और राज के रिश्ते से बेखबर थे। घर वालों के मुताबिक जैसे ऑफिस के बाकी लोग कॉल करते थे वैसे ही सोनम भी कॉल कर लिया करती थी। तो क्या घर वालों से छिपाकर और सोनम के साथ मिलकर राज ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया? राज के मोहल्ले वाले भी उसके इस चेहरे से अनजान हैं। हर कोई कह रहा है कि राज ऐसा नहीं कर सकता। सोनम के बारे में तो यहाँ किसी ने कभी सुना ही नहीं। का नाम कभी आपने सुना? या सोनम को तो ना देखा ना सोनम यहाँ आई है। बिल्कुल साधारण लड़का था वो, कोई ये नहीं था। नहीं कर सकता वो ऐसा लड़का। कैसा लड़का था? स्वभाव कैसा? अच्छा था, बढ़िया था। नहीं कर सकता। कैसा लड़का था राज? अच्छा लड़का था। कैसा क्या, बचपन से ही दे दिया है। अच्छा लड़का था, सीधा लड़का था। फिर अब वो किसी ने उसको फंसा दिया है, कुछ कर दिया है, कुछ होएगा। लेकिन साजिश के तार ऐसे जुड़े कि राज ने सोनम के कहने पर मर्डर की पूरी प्लानिंग कर डाली। राज ने अपने जानने वालों को इस साजिश में शामिल किया और 2200 किलोमीटर दूर सोनम के पति राजा रघुवंशी को मरवा डाला। ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये राज के ये तीनों फ्रेंड हैं और ये तीनों लगातार, और एक जिसमें कि राज जो है वो अकाउंटेंट का काम करता है और दूसरा जो विशाल है वो ये इनके यहीं काम करता था। जो हाँ, ये उनके यहाँ काम करता है। जो विशाल चौहान है, विशाल चौहान एक्चुअली विशाल चौहान का बीकॉम की स्टडी कर रहा है। आरबी महेश्वरी जो कॉलेज है उसमें सेकेंड ईयर का छात्र है। इसके अलावा जो तीसरा आकाश है वो बेरोजगार है और चौथा जो आनंद है जिसको लेकर आए वो भी स्टडी कर रहा है, लगभग फर्स्ट ईयर में है। तो कुल मिलाकर इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पृष्ठभूमि कोई आपराधिक इनकी नहीं है। अभी जहाँ भी जो सर्च कराया गया है किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक इंदौर में रहकर सोनम के कहने पर राज ने अपने दोस्तों को भी इस प्लानिंग का हिस्सा बना लिया। खुद वो इंदौर में रहा और शिलांग में इस वारदात को अंजाम दिलवाया। सोनम के घर से मिलने वाली कमाई से परिवार को पालने वाले राज ने न सिर्फ एक इंसान का कत्ल करवाया बल्कि ये भरोसे का भी कत्ल था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ रिश्तों का भी कत्ल हुआ। दोनों सगे भाई बहन तो थे नहीं, लेकिन दुनिया की नजर से बचे रहने के लिए दोनों ने ही रिश्ते की चादर ओढ़ी हुई और फिर दिया एक खूनी खेल को अंजाम। एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहलगाम में भारत की सामाजिक एकता पर हमला हुआ था। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा था, लेकिन हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर उन्हें मारा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने जैश के हेडक्वार्टर पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में आतंकवादियों ने जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को
निशाना बनाया, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन आपने देखा, उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा, लेकिन हमने उनका धर्म देखकर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर हमने उन्हें मारा। यह हमला सिर्फ हमारे लोगों पर नहीं था, वो भारत की सामाजिक एकता पर भी किया गया हमला था। धर्म पूछकर मारने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि यहाँ की सामाजिक एकता को भी तार तार करना, छिन्न विच्छिन्न करना। और इसके खिलाफ भारत ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी अड्डों और उससे जुड़े हुए जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर थे को तबाह कर दिया है। लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर पर पहली बार अटैक किसी ने किया है तो भारत ने किया है। यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और साथियों, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हाल की घटना है। जब हम आतंकवादी घटनाओं को देखते हैं तो मुझे लगता है हमें इसे समझने के लिए थोड़ा अतीत की ओर भी देखने की जरूरत है। इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। आप सबने देखा होगा कि जब तक कश्मीर में धारा 370 थी, तब तक सभी यही कहते थे कि कश्मीर भारत में तो है, लेकिन भारत में उसका इंटीग्रेशन पूरी तरह से नहीं है, उसका इंटीग्रेशन भारत में अधूरा है। जब धारा 370 हटाया गया, तब कश्मीर का भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेशन अब हो गया है, अब सभी मानते हैं। पिछले साल कश्मीर में 35 लाख से ज़्यादा पर्यटक आए थे, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस भरोसे का संकेत है जो वहाँ के लोगों के मन में पहली बार जम्मू और कश्मीर की शांति व्यवस्था को लेकर बना हुआ है। और ये बदलाव सिर्फ भाषणों में नहीं है, बल्कि जमीन पर हुआ है। ऑन ग्राउंड गवर्नेंस कश्मीर में अब दिख रही है। स्कूल, सड़कें, अस्पताल और रोजगार की योजनाएं अब सिर्फ कागजों में ही नहीं, बल्कि अब कश्मीर के गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। साथियों, जम्मू और कश्मीर को भारत का मस्तक कहा जाता है। हमारे प्रयासों से जब यह मस्तक चमकने लगा, तो हमारे पड़ोसियों को वह चमक बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि आतंकवादियों को तो भारतीय सेना ने जवाब दे दिया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों, यह बात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इसलिए मैं समझता हूं, अब सिर्फ सरकारों के स्तर पर नहीं, बल्कि जनता के स्तर पर भी इस बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ सतर्क होने का समय आ गया है। साथियों, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा अभिशाप है, यह सभी मानते हैं। साथ ही मानवीय सभ्यता के लिए कि सबसे अहम मूल्यों का यह दुश्मन है। मानवीय सभ्यता के सबसे जो अहम मूल्य होते हैं, उसका यह दुश्मन है। आतंकवाद हमारे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी सभ्य देश इसे कदापि सहन नहीं कर सकता है। साथियों, आतंकवाद एक विकृत मानसिकता है, यह मानवता पर कलंक है, प्रगति के मार्ग में यह बाधा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह मानवता के मूलभूत मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। इस रूप में भारत इसे लेता है, और यह उस बर्बर सोच के खिलाफ लड़ाई है जो सभी मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। साथियों, वैसे तो मानवता के सामने जितनी भी भयावह बीमारियां आई, वह देर सवेर कभी न कभी खत्म हुई। आतंकवाद भी मैं मानता हूं कि महामारी है, इसकी नीयत भी यही है, इसको खत्म होना ही होना है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से फिर से दोहराया गया कि आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जिसको खत्म करना जरूरी है। और ऐसे में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर राजनाथ सिंह का तीखा हमला, उनकी तरफ से कहा गया है कि पहलगाम में भारत की सामाजिक एकता पर हमला हुआ और पहलगाम में आतंकवादियों ने भले ही
धर्म पूछकर मारा, लेकिन जवाब भारत की तरफ से जो दिया गया वो कर्म देखकर दिया गया। पाकिस्तान हर बार आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश में सदैव लगा रहता है। इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सिर्फ आतंकवादियों को नहीं, बल्कि हम केवल आतंकवादियों को ही नहीं, बल्कि उन्हें मदद करने वाले पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से खत्म कर दें। साथियों, आतंकवाद को फंडिंग और शरण देने वाले देशों को भी आज दुनिया से बेनकाब करना यह भी बहुत आवश्यक हो गया है। पाकिस्तान को जो पैसा या आर्थिक सहायता मिलती है उसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद के कारखाने में खर्च किया जाता है और ये बात पूरी दुनिया के सामने आ रही है। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग। इसलिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस विदेशी फंडिंग को बंद करना होगा। मैं बल देकर यह बात कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस फंडिंग को, विदेशी फंडिंग को बंद करना होगा। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है, इसे अब खाद पानी नहीं मिलनी चाहिए। और साथियों, मैं मानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र संघ। विडंबना क्या है? आज दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में यूनाइटेड नेशन ने के कई निर्णयों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। साथियों, सबसे हालिया उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयर यानी उपाध्यक्ष बनाया गया है। और हैरानी की बात यह है कि यह काउंटर टेररिज्म पैनल 9/11 हमले के बाद गठित किया गया था। और हम जब जानते हैं कि 9/11 का हमला किसने किया था, और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि उस हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान ने शरण दी थी। यह तो एक तरह से बिल्ली से दूध की रखवाली करवाने वाली बात है मित्रों। और पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयर और यानी उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? आज मैं इस फोरम से कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि मैं मानता हूं कि आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था की गंभीरता पर यह गहरा प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय खबर है। ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर में एक स्कूल में गोलीबारी हुई है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं इस घटना से जुड़ी हुई। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक फायरिंग की गई है, और ये जो फायरिंग की गई है उसमें 11 छात्रों की मौत की खबर है। इसके बाद फौरन मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है, स्कूल की घेराबंदी की जाती है, बड़े स्तर पर यहां पर ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ये आप फायरिंग की आवाजें भी सुन रहे हैं, और इसके बाद जो हमलावर था उसे यहीं ढेर करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। तो 11 छात्रों की मौत की खबर है, कई घायल भी बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर के स्कूल में ये गोलीबारी, ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं जो आज ऑस्ट्रिया से सामने आई हैं। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। फायरिंग में 11 लोगों की मौत की खबर, जिसमें ज्यादातर छात्र बताए जा रहे हैं। अब ये सिरफिरा कौन था, इस हमलावर का मकसद क्या था, क्यों इसने इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग स्कूल में शुरू कर दी, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जांच के बाद मिल पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा हुआ है। यहां बनास नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जयपुर से 11 लोग पिकनिक मनाने के लिए यहां पहुंचे थे। नदी में नहाने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। इस घटना को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। तो बनास नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत की खबर है। पिकनिक मनाने के लिए लोग यहां पहुंचे थे। जयपुर से ये लोग आए थे पिकनिक मनाने। नदी में नहाने के दौरान
हादसे का शिकार हो गए। 8 लोगों की मौत। कुल 11 लोगों का ग्रुप था जो यहां पिकनिक मनाने आया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।